जेनरेटिव एआई की दुनिया। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि हम एक भूल भुलैया में खो गए हैं। मतलब हर रोज कोई नई तकनीक, कोई नया मॉडल आ जाता है। अगर ऐसा महसूस होता है तो चलिए आज इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करते हैं और एआई सीखने का एक बिल्कुल सीधा और साफ रास्ता बनाते हैं। नए नए मॉडल्स, रिसर्च पेपर्स और टूल्स की जैसे बाढ़ सी आ गई है। अगर इस बाढ़ में थोड़ा सा भी ओवरवेल्म महसूस हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं। ये सिर्फ किसी एक के साथ नहीं हो रहा। ये एक बहुत ही आम एहसास है, यहाँ तक कि इस फील्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए भी। सोचिए, जब टेक्नोलॉजी हर दिन, हर घंटे बदल रही हो, तो एक प्रॉपर लर्निंग प्लान बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी तूफान के बीच में नाव चलाने की कोशिश करना। हर तरफ से जानकारी की लहरें आ रही हैं और समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, ये जनरेटिव एआई आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एआई का वो रूप है जो सिर्फ जानकारी को एनालाइज नहीं करता, बल्कि कुछ नया बनाता है, कुछ क्रिएट करता है। यही इसकी असली सुपर पावर है और यही वो चीज है जो इसे पुराने एआई से बिल्कुल अलग बनाती है। अच्छा, इसे सही से समझने के लिए चलिए जरा इतिहास में एक नजर डालते हैं। सब कुछ शुरू होता है एआई के बड़े से दायरे से। इस पर दशकों से काम चल रहा है और यह समझना जरूरी है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। अब इसी एआई के अंदर एक बहुत ही पावरफुल तकनीक आई जिसका नाम है मशीन लर्निंग। यहाँ हम मॉडल्स को ढेर सारा डेटा देकर पैटर्न ढूंढना सिखाते हैं। और फिर मशीन लर्निंग के भी अंदर एक और खास तकनीक आती है जिसे कहते हैं डीप लर्निंग। ये हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करती है और इसीलिए ये बहुत मुश्किल काम भी कर पाती है। और बस यहीं से डीप लर्निंग में आए ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जैसे बड़े बदलावों ने जेनरेटिव एआई को जन्म दिया। तो देखा, ये एआई के सबसे बाहरी गोले से लेकर जेनरेटिव एआई के सबसे भीतरी गोले तक का एक शानदार सफर है। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये टेक्नोलॉजी पहले से ही दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। 4 बड़े एरियाज को देखिए। कस्टमर सपोर्ट में स्मार्ट चैटबॉट्स, कंटेंट बनाने में, एजुकेशन में एक पर्सनल ट्यूटर की तरह, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोड लिखने में मदद करके। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच में एक कामयाब टेक्नोलॉजी है या सिर्फ एक हाइप है? किसी भी नई चीज़ पर अपना कीमती वक्त लगाने से पहले ये पक्का करना तो बनता है कि वो इसके लायक है भी या नहीं। तो क्या जेनरेटिव एआई पर मेहनत करना सच में फ़ायदेमंद है? चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है इंटरनेट। ये एक बड़ी सफलता है क्योंकि ये हमारी असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे चिट्ठी भेजने की जगह ईमेल से तुरंत मैसेज भेजना। दूसरी तरफ ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक उतनी काम की साबित नहीं हुई है। जेनरेटिव एआई बिल्कुल इंटरनेट की तरह है। ये हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को हल कर रहा है और यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। और इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो सुनिए, हाल ही में चीन से एक नए पावरफुल एआई मॉडल की सिर्फ घोषणा हुई और अमेरिकी टेक कंपनियों की स्टॉक वैल्यू में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की गिरावट आ गई। सोचकर देखिए, सिर्फ एक अनाउंसमेंट से इतना बड़ा असर, ये कमाल का है। हाँ, ये सच है कि कुछ नौकरियों पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन ये एआई इंजीनियर जैसी पूरी तरह से नई जॉब कैटेगरी भी बना रहा है। इन नौकरियों की डिमांड हर दिन बढ़ रही है, जो साफ साफ दिखाता है कि ये एक परमानेंट बदलाव है, कोई टेम्पररी ट्रेंड नहीं। तो अब जब ये साफ हो गया है कि ये सीखना जरूरी है, तो असली सवाल पर वापस आते हैं। इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इतनी सारी जानकारी के बीच एक सीधा और साफ रास्ता कैसे ढूंढा जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मेंटल मॉडल में छिपा है। अगर हम इस पूरी फील्ड के सेंटर में सिर्फ एक मेन आइडिया को रख दें तो बाकी सब कुछ अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगा। और वो मेन आइडिया है फाउंडेशन मॉडल्स। ये बड़े बड़े एआई मॉडल्स हैं, जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs। इन्हें इंटरनेट जितने विशाल डेटा पर ट्रेन किया जाता है। सच कहूं तो ये जेनरेटिव एआई की रीढ़ की हड्डी है। अब देखिए, जैसे ही ये बात समझ आती है, सब कुछ कितना सिंपल हो जाता है। इस एक आइडिया से हम पूरी जेनरेटिव एआई फील्ड को सिर्फ 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक, पहले से बने हुए फाउंडेशन मॉडल्स का इस्तेमाल करना, और 2, नए फाउंडेशन मॉडल्स को बनाना। बस हर चीज इन्हीं 2 कैटेगरी में फिट हो जाती है। चलिए इस मॉडल को टेस्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? ये बने बनाए मॉडल को इस्तेमाल करने का तरीका है। तो ये गया यूजर वाले कॉलम में।
प्री ट्रेनिंग, ये तो मॉडल बनाना हुआ, तो ये गया बिल्डर वाले कॉलम में। यहाँ तक कि रैग, जो इतना मुश्किल लगता है, वो भी यूजर साइड पर आता है, क्योंकि ये भी मौजूदा मॉडल को बेहतर बनाने का एक तरीका है। देखा, अचानक सारे मुश्किल शब्द अपनी सही जगह पर फिट होने लगते हैं। तो चलिए पहले रास्ते को जरा और गहराई से देखते हैं, बिल्डर का रास्ता। ये ज्यादा टेक्निकल साइड है, जहां फाउंडेशन मॉडल्स को स्क्रैच से यानी कि बिल्कुल शुरू से बनाया और ट्रेन किया जाता है। इस रास्ते पर चलने वालों को ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जैसे बुनियादी चीज़ों को समझना होता है। उन्हें सीखना होता है कि कैसे बड़े बड़े डेटा सेट पर मॉडल को प्री ट्रेन करें, उन्हें और बेहतर बनाने के लिए ऑप्टिमाइज करें और आखिर में उन्हें दुनिया के लिए डिप्लॉय करें ताकि लोग उन्हें इस्तेमाल कर सकें। और अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यूजर का रास्ता। इसका फोकस पहले से मौजूद फाउंडेशन मॉडल्स के ऊपर एप्स और सॉल्यूशंस बनाने पर होता है। यहाँ पर स्केल्स एपीआईज का इस्तेमाल करने, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने और एआई एजेंट्स जैसे स्मार्ट एप्लीकेशंस बनाने के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये साइड अक्सर कम टेक्निकल और ज़्यादा एप्लीकेशन फोकस्ड होती है, जहाँ क्रिएटिविटी की बहुत अहमियत होती है। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये दोनों रास्ते आकर मिलते हैं। यहीं पर एआई इंजीनियर की नई भूमिका सामने आ रही है, एक ऐसा इंसान जो दोनों दुनियाओं को समझता हो, जो मॉडल को इस्तेमाल भी कर सके और ये भी जानता हो कि वो बनते कैसे हैं। और यही सबसे जरूरी बात है। भले ही किसी का ध्यान सिर्फ एप्लीकेशन बनाने पर हो, लेकिन ये समझना कि हुड के नीचे क्या चल रहा है एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। बिल्डर का नजरिया जानने से कोई भी एक बेहतर यूजर बन सकता है। तो अब इस मुश्किल दुनिया को समझने के लिए एक नक्शा सामने है। सवाल यह है कि कौन सा रास्ता चुना जाए। क्या भविष्य मॉडल बनाने वालों का है, उन्हें इस्तेमाल करने वालों का है, या फिर उन लोगों का है जो इन दोनों के बीच पुल बनाते हैं? सफर अब शुरू होता है।